पंख पसारे संग उड़ते पक्षी, जड़ों से जड़ों को थामे वृक्ष, धरती से आकाश तक, मानवता के विकास तक, इन सभी के स्वरूप की अनुभूति है एकत्व। सामंजस्य और सहयोग प्रकृति का शाश्वत नियम है जो हर जीवन को जोड़े रखता है। एकत्व हमेशा से मानवता के विकास का मूल रहा है। आज के दौर में भी भारत की सामाजिक संरचना को एक सशक्त समाज के रूप में जोड़े रखने वाली सबसे बड़ी शक्ति है जन। जन केवल एक समूह नहीं, बल्कि ये साथ मिलकर एक बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने की शक्ति है। वेदों में भी ये वर्णित है, संगच्छध्वम् संवदध्वम् समवो मनांसि जानताम्। हम सब एक साथ चलें, आपस में संवाद करें, हमारे मन एक हों। प्राचीन काल से हमारी सोच भी यही थी। भारत में ये भावना केवल संस्कृति तक सीमित नहीं है, ये हमारी सामाजिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी गहराई से समाई हुई है। भारत की कहानी यदि हम देखें तो वो जन समूह या जनशक्ति की कहानी है, और ये हमारी सभ्यता की विशेषता रही है। साम्राज्य किसी के पास भी हो, राजा कोई भी हो, शासक कोई भी हो, असली शक्ति प्रजा के पास रही है। निर्णय प्रजा ने किए हैं। हमारे शास्त्र भी यही बात कहते हैं, और हमारी प्राचीन शासन व्यवस्था जो है वो वैदिक काल से लेके वर्धन काल तक, या उसके बाद में अहिल्याबाई होलकर तक जो हमारी शासन प्रणाली है वो लोकतांत्रिक है। और इसीलिए भारत को लोकतंत्र की जननी भी कहा जाता है। सदियों से हमारा शासन लोगों को सशक्त करने के लिए रहा है, शासकों को नहीं। भारत में पंचायत की अवधारणा बहुत पहले से थी। लोथल जैसे उदाहरण हैं, जहां शहर लोगों की परिषद द्वारा शासित होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में संगठित परिषदें नागरिक जीवन का प्रबंधन करती थी। महाभारत तक में जन सदनों का उल्लेख मिलता है, और नीति शास्त्र में यह स्पष्ट किया गया कि प्रजा की शक्ति राजा से बड़ी होती है। यह सामूहिकता का दर्शन भारत में अनंत काल से जीवन का हिस्सा रहा है। भारत में जनशक्ति का सबसे सशक्त रूप स्वतंत्रता संग्राम में देखने को मिला। महात्मा गांधी ने जनशक्ति को पहचाना और स्वतंत्रता आंदोलन में इसका कुशलतापूर्वक उपयोग किया था। 1917 का चंपारण आंदोलन हो या 1930 का सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन, गांधी जी ने कई बार जनसमूह को एकत्र कर उन्हें राष्ट्र हित में प्रेरित किया था। दांडी यात्रा, जो मात्र 80 लोगों के साथ शुरू हुई थी, बाद में एक विशाल जन आंदोलन बन गई, जिसमें 60,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। If you look at the history of Jan Andolan in this country, starting with Mahatma Gandhi, 1920, 1930, then the Quit India movement, how he mobilized people for Swaraj. And then in the years that followed, we come to somebody like Lal Bahadur Shastri, and he gave a call for us to miss a meal every week because of the food shortage. In Bharatvarsh, we have had leaders at different points of time who have come up and led the people in very difficult circumstances and provided them leadership. बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव जैसे सामूहिक आयोजनों के माध्यम से जनशक्ति को संगठित किया और स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी।
स्वतंत्र भारत में भी जनशक्ति ने राष्ट्र को हर कठिनाई से उबरने और नई ऊंचाइयों पर पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। आधुनिक भारत में नरेंद्र मोदी ने जनशक्ति की अपार क्षमता को न केवल पहचाना बल्कि इसे राष्ट्र निर्माण का मुख्य आधार बनाया। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शासन को जनशक्ति आधारित क्रांति में परिवर्तित कर दिया। उनके नेतृत्व में प्रत्येक नागरिक को सशक्त किया गया और उन्हें परिवर्तन का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया। और इसलिए जनता के साथ सरकार का संवाद अनिवार्य होता है, जीवंत संवाद होना चाहिए। लोकतंत्र की सफलता तब होती है जब जन भागीदारी से देश चले, जन भागीदारी से गांव की विकास यात्रा चले, जन भागीदारी से नगर की विकास यात्रा चले। जन भागीदारी और जन आंदोलन को नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री रहते हुए अपनी कार्यप्रणाली में चरितार्थ किया। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने शाला प्रवेशोत्सव और कन्या केलवाणी जैसे अभियानों से शिक्षा को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। स्वच्छता के क्षेत्र में निर्मल गुजरात अभियान ने स्वच्छता को जीवन का अनिवार्य अंग बना दिया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए लोहा दान अभियान ने ये साबित किया कि जब देशवासी एक साझा उद्देश्य के लिए संगठित होते हैं तो असंभव भी संभव हो सकता है। जो विकास योजनाएं हैं उसमें कैसे जो है जन भागीदारी को इंश्योर किया जाए। आप समरस गांव योजना देख लीजिए, आप वनथंबी गुजरात योजना देख लीजिए, आप कन्या केलवाणी देख लीजिए। वो हर ऐसी योजना को सफल ढंग से कार्यान्वित करने के लिए गांव में गए, लोगों के पास गए, लोगों को उसके साथ जोड़ा और इसी फॉर्मूले को जब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पद को संभाला उसको लागू किया एक के बाद एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जन सामर्थ्य के सिद्धांतों ने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों को छुआ। स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छता को जन आंदोलन का रूप दिया और गिव इट अप अभियान में करोड़ों नागरिकों ने अपनी स्वेच्छा से एलपीजी सब्सिडी छोड़ दी, जिससे जनशक्ति की अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन हुआ। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जनशक्ति से प्राप्त अपार दान ने आस्था और संस्कृति के प्रति भारतीयों की श्रद्धा को स्पष्ट रूप से दर्शाया। कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी को भी जनता ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मिलकर हराया। आजादी का अमृत महोत्सव ने स्वतंत्रता के 75 वर्षों की यात्रा को हर घर तिरंगा से जन आंदोलन में बदल दिया, जो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और मिशन लाइफ जैसी पहलों ने न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में जन आंदोलन और जन भागीदारी को नया आकार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व ये साबित करता है कि जब जनशक्ति का विश्वास और जन का साथ होता है तो कोई स्वप्न असंभव नहीं होता और कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता। ये कहानी एकता और जनशक्ति की प्रेरणादायक कथा है भारत की, जो अपने नेतृत्व की प्रेरणा से नए शिखर को छू रहा है। एक साधारण परिवार में पले बड़े मोदी को सामाजिक जीवन में एकता और सहयोग का महत्व बचपन से ही समझने को मिला और यही मूल्य उनके जीवन भर के प्रयासों का आधार बना। युवा काल से ही उन्होंने आरएसएस के प्रचारक के रूप में व्यापक स्तर पर सामाजिक जीवन से जुड़कर काम करने का अनुभव प्राप्त किया। अपने लंबे जीवन काल में उन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जनशक्ति को संगठित किया और अपने कार्यों को अटूट दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाया। इस जनशक्ति में उनके विश्वास ने सदैव हर कार्य में सबको एक साथ जोड़कर साथ कार्य करने की प्रेरणा दी। हम और नरेंद्र के साथ साथ पढ़ते थे,
तो उस समय जो ज़्यादा बारिश है, इसलिए स्कूल की जो कंपाउंड वॉल है वो कंपाउंड वॉल गिर गई थी। नरेंद्र भाई और हम सब मित्रों मिलकर किया कि इस दीवार का कुछ करना चाहिए। हमने सब इकट्ठा होकर नरेंद्र भाई ने सुझाव दिया कि हम कोई चैरिटी शो करें। तो उन्होंने सबने अपनी अपनी पसंद के का एक पात्र अभिनय किया और उसकी बहुत सारी प्रशंसा हुई। गांव में फंड एकत्रित करने के लिए गए तो पूरा फंड हो गया, दीवार भी हो गई। नरेंद्र भाई ने कहा ये सब काम जन भागीदारी से ही समस्या हल हो सकती है। बचपन में अपने स्कूल की गिरी दीवार को बनवाने से लेकर आज वैश्विक स्तर तक कई सामूहिक प्रयास उनके जीवन में देखने को मिलेंगे। 1960 के दशक में जब विवेकानंद रॉक मेमोरियल का निर्माण चल रहा था, तब नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी गए थे। निर्माण का खर्च 1 करोड़ रुपए से अधिक था, जो आम लोगों के सहयोग से 1-1 रुपए की छोटी छोटी धनराशि से इकट्ठा किया गया था। रॉक मेमोरियल निर्माण के संयोजक एकनाथ राणा डे के साथ रहकर नरेंद्र मोदी ने जन सहयोग के माध्यम से बड़े लक्ष्य की प्राप्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किया था। आज स्वच्छ भारत अभियान विश्व भर में जन आंदोलन का एक प्रमुख उदाहरण है, परंतु इससे पहले भी मोदी ने अपने प्रचारक जीवन के शुरुआती काल में ऐसे अभियानों को शुरू किया था। 1970 के दशक में नरेंद्र मोदी गुजरात के विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में जगन्नाथ मंदिर के परिसर में एक प्रचारक के रूप में रहते थे। उस समय उन्होंने जन भागीदारी की भावनाओं को अपने कार्यों में शामिल किया। इसका एक उदाहरण है जब उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के पास स्वच्छता अभियान शुरू किया। अहमदाबाद के आस पड़ोस के गांवों में स्वच्छता कैसे आएगी, इस कार्य को लेकर के जब हम जाते थे तो उनका ऐसा कहना था कि सफाई या स्वच्छता हमको नहीं करना है, हम उन ग्रामवासियों को शिक्षित करना है, उनको उनके मन में आदत बना देनी है कि हमें स्वच्छ रहना है। और ये कार्य इतना सफल हुआ, उनके विचारों को लोगों ने इतना एक्सेप्ट किया कि एक बहुत बड़ा जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। न केवल रचनात्मक आंदोलनों में बल्कि समाज के विरुद्ध कई आंदोलनों में भी नरेंद्र मोदी को युवा अवस्था में भाग लेने का अवसर मिला। उनके शुरुआती और महत्वपूर्ण अनुभवों में से एक था नवनिर्माण आंदोलन। नवनिर्माण युवाओं का एक बड़ा आंदोलन था, जिसकी चिंगारी गुजरात से शुरू हुई और धीरे धीरे देश भर में फैल गई। मोदी ने अपनी युवा अवस्था में इस आंदोलन को दिशा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1975 के आपातकाल के दौरान लोक संघर्ष समिति के सचिव के रूप में नरेंद्र मोदी ने अपने साहसिक नेतृत्व से गुजरात में जन आक्रोश को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अत्यधिक लोगों तक आपातकाल के विरुद्ध लड़ाई का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया। आपातकाल के दौरान देश में चल रहे अन्याय के बारे में साहित्य छपवाकर गुजरात के कोने कोने तक पहुंचाया और हर विचारधारा के लोगों को आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष में शामिल किया। भूभाग में रहते हुए सारे प्रयासों से गुजरात की आपातकाल विरोधी लड़ाई को एक जन आंदोलन बनाने में वो सफल हुए। 1979 की मोरबी बाढ़ के दौरान नरेंद्र मोदी ने संघ के राहत कार्य को नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने समझा कि केवल मदद देना काफी नहीं है, मोरबी शहर को वापस खड़ा करने के लिए लोगों में आत्मविश्वास भरना भी आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने एक जन अभियान आरंभ किया, जिसमें उन्होंने हजारों युवाओं को जोड़ा। नरेंद्र भाई मोदी ने जो आदेश दिया था उस वक्त कि आप मोरबी आइए और संघ की संसद के साथ मिलकर, समाज के साथ मिलकर ये कार्य कीजिए। मोरबी में जो लाशें पड़ी थी, लाशों को उठाना, उसके बाद जो बीमार है उनको दवाई देना, जिनके पास अन्न नहीं है
उनको अन्न वितरण करना, ये सब चीजें हमारे संघ के संस्थकों को जिम्मेदारी दी थी। इसीलिए उसमें गांव के युवाओं को इकट्ठा करने के लिए गांव में पर्चे बांटे गए और एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मोरबी के युवा वर्ग इकट्ठा हुए और उनके सहयोग से यह कार्यक्रम सिद्ध हुआ। संघ में प्रचारक के रूप में कार्य करते हुए नरेंद्र मोदी ने संगठन के भीतर सामूहिकता और समन्वय की भावना को करीब से जाना। साथ ही उनकी सोच हमेशा इस पर केंद्रित रही कि व्यापक जन समूह को संगठन से कैसे जोड़ा जाए। उनके सहयोगी कई छोटे बड़े उदाहरण देते हैं, जैसे वो स्वयं सेवकों को समाज में जाकर सर्वे करने के लिए प्रेरित करते थे ताकि संघ की सामाजिक छवि को बेहतर समझा जा सके, या फिर संघ शिविरों के लिए भोजन आम जन से कैसे एकत्रित किया जाए और इस प्रक्रिया में उन्हें कैसे जोड़ा जाए, इस पर भी गहराई से विचार करते थे। जब नरेंद्र भाई संघ के प्रचारक थे, संघ के कार्यक्रम में जन सहभागिता के लिए वो हर उस तरह से सोचते थे कि समाज का हर नागरिक, समाज के हर वर्ग के लोग हमारे काम से जुड़े। उदाहरण के अगर एक बड़ा शिविर है तो शिविर में व्यवस्था का भाग हो, तो व्यवस्था के भाग में भोजन में, तो पूरे शहर में या जो जहाँ कार्यक्रम है वो इलाके में हर घर से रोटी एकत्र करना। तो एक तरह से क्या होता था कि रोटी भी मिल जाती थी और सब जितना भी इलाका है, शहर है, वो भावनात्मक रूप से संघ से जुड़ गया था। 1985 में गुजरात सरकार ने जगन्नाथ मंदिर रथ यात्रा पर रोक लगा दी थी। नरेंद्र मोदी, जो उस समय पर संघ के विभाग प्रचारक थे, वो इस बात पर अडिग रहे कि यात्रा निश्चित रूप से निकलेगी। उन्होंने सबसे कहा, ये भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है, इसे रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। उनके एक आह्वान पर जन आंदोलन खड़ा हुआ, हजारों लोग एकत्रित हुए। उस जन शक्ति के सामने सरकार को झुकना पड़ा और यात्रा हर साल की तरह भव्य रूप से निकली। ऐसा ही एक उदाहरण प्रांतिज दंगों के दौरान देखने को मिलता है। साबरकांठा जिले में प्रांतिज नगर में असामाजिक तत्व द्वारा अशांति निर्माण करने का प्रयास किया गया। वो संपूर्ण समाज में डर का माहौल था, वो दूर करने के लिए नरेंद्र भाई ने सबकी मीटिंग लेकर के तय किया कि एक जनशक्ति का निर्माण किया जाए और जनशक्ति का प्रभाव दिखाया जाए। तो जन्माष्टमी के त्यौहार पर संपूर्ण समाज संगठित होकर के शोभा यात्रा में सम्मिलित हो जाए, ऐसा उन्होंने प्रयोग रखा सबके सामने। और सब समाज ने अच्छी तरह से शोभा यात्रा निकाली और गांव के जो असामाजिक तत्व थे वो भी दब गए। 1985 से 1987 के बीच गुजरात में भीषण अकाल पड़ा था। उस दौरान संघ के राहत कार्यों को नरेंद्र मोदी के प्रयासों ने एक विशाल जन अभियान बनाया। कई साल गुजरात में अकाल पड़ा था, तो अकाल में संघ के कार्यकर्ताओं ने निश्चित किया कि हम कुछ भी मदद करें। तो हर कार्यकर्ता का सुझाव आया। कहीं ने ऐसा बोला कि भाई हम किट बांटेंगे, अनाज वितरण करेंगे। कहीं ने ऐसा बोले कम्युनिटी रसोड़ा शुरू करेंगे, वहाँ से सबको खाना खिलाएंगे। ऐसे में नरेंद्र भाई ने एक अच्छा सुझाव दिया कि भाई हर घर में मिलने वाली सुखड़ी एक वस्तु ऐसी है वो कहीं दिन तक चलती है और पौष्टिक आहार है। देखते देखते कहीं टन सुखड़ी इकट्ठी हो गई। इसी में नरेंद्र भाई ने एक सुझाव दिया कि ट्रक ड्राइवरों को इकट्ठा किया और उनको बोला कि सुखड़ी जरूरियातमंदों तक पहुंचानी है। इस अभियान से काफी लोग जुड़े और एक जन आंदोलन बन गया। सुखड़ी अभियान गुजरात के इतिहास में एक बड़े सामूहिक प्रयास की मिसाल बना। 25,000 रुपए के बजट से शुरू हुई ये पहल 25 करोड़ रुपए की बजट राहत सामग्री वितरण का विशाल जन अभियान बना, जिससे कई महीनों तक
गुजरात के लाखों लोगों को पौष्टिक आहार मिला। नरेंद्र मोदी ने संघ हो या बीजेपी, हर जगह अपने कार्य को आम जनता से जोड़ने की सोच रखी। उन्होंने लोगों के दिलों तक पहुंचने के लिए यात्राओं को माध्यम बनाया। बीजेपी के संगठन मंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने कई यात्राओं का नेतृत्व किया और उनमें सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने जन जन तक कल्याणकारी विचार पहुंचाने और समस्याओं के समाधान के लिए यात्राओं को प्रभावी माध्यम बनाया। 1987 गुजरात में निकाली गई न्याय यात्रा एक प्रभावशाली जन आंदोलन बनी, जिसने लोगों को उनके अधिकारों और न्याय के महत्व से अवगत कराया। नरेंद्र मोदी ने इसे एक व्यापक जन आंदोलन का रूप देते हुए किसानों, मजदूरों और समाज के हर वर्ग को जागरूक और संगठित किया, जिससे न्याय की अलख पूरे समाज में जागृत हुई। न्याय यात्रा के समय पर जन आंदोलन बनाने के लिए नरेंद्र भाई की जो योजना थी, वो पूरे गांव-गांव में जाना, किसान को जोड़ना, मजदूर को जोड़ना, उनकी हक की लड़ाई के लिए उनको साथ में लेकर लड़ना, केवल अपने राजनीतिक दल से लड़ना, सामाजिक आंदोलन करना व्यक्तिगत संस्था के रूप में नहीं, लेकिन जन आंदोलन खड़ा करना और जनता को उनके अधिकार के लिए, मेरा अधिकार यह है, ये उनका अधिकार है, इनके लिए उनको जागरूक कर कर आंदोलन करना, ये उनकी विशेषता थी। 1989 में निकली लोक शक्ति यात्रा नरेंद्र मोदी के संगठन कौशल का अच्छा उदाहरण है। अंबाजी मंदिर से शुरू हुई ये यात्रा गुजरात के 10,000 से अधिक गांव तक पहुंची और 10 लाख से अधिक लोगों तक सीधे संवाद करने का माध्यम बनी। इस यात्रा में नरेंद्र मोदी ने एक विशेष प्रयोग किया, जिसने केशुभाई पटेल को एक जन नेता के रूप में स्थापित किया। हर विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ताओं के माध्यम से सिक्के एकत्र किए, जिससे केशुभाई पटेल को तोलने की प्रतीकात्मक योजना की। इस यात्रा से हर एक व्यक्ति को जोड़ने का नरेंद्र मोदी का लक्ष्य इस आयोजन से प्राप्त हुआ। 1991 में मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में निकाली गई एकता यात्रा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनी। इस यात्रा की सफलता में नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने इसे देशव्यापी जन आंदोलन बनाने के लिए एक अनूठा सुझाव दिया। देश के हर गांव में भारत का नक्शा बनाया जाए और उस पर श्रीनगर को विशेष रूप से दर्शाया जाए और गणतंत्र दिवस के अवसर पर वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए। 1992 के गणतंत्र दिवस पर लाल चौक पर तिरंगा फहराने का साहसिक कार्य इस एकता यात्रा की पराकाष्ठा बन गया। यह सिर्फ एक भाजपा का आयोजन नहीं था, बल्कि इस यात्रा ने देश को कश्मीर के मुद्दे से जोड़ते हुए एक जन आंदोलन का रूप लिया। जन भागीदारी और जन आंदोलन की सफलता की जड़ है जन सामर्थ्य, जो लोगों की सामूहिक शक्ति है। जब समाज के लोग किसी अच्छे उद्देश्य के लिए एकजुट होते हैं, तो वो असंभव को भी संभव बना देते हैं। नरेंद्र मोदी ने हमेशा इस शक्ति पर विश्वास किया, जो उनके अनुभवों से परिपक्व हुआ। 1987 में अहमदाबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद नरेंद्र मोदी, जो उस समय गुजरात बीजेपी के संगठन मंत्री थे, एक स्थानीय बस में अहमदाबाद के लाल दरवाजा मार्केट जा रहे थे। सफर के दौरान उन्होंने 2 यात्रियों की बातचीत सुनी। एक ने कहा, "ये नगर निगम की बस है, टिकट लेने की जरूरत नहीं।" दूसरे ने जवाब दिया, "नगर पालिका हमारी है, शहर को बेहतर बनाना हमारी जिम्मेदारी है और अब नई सरकार आई है।" ये सुनकर मोदी का समाज की अच्छाई और जन सहयोग की शक्ति पर विश्वास और गहरा हो गया। यही अनुभव उनके जन भागीदारी के सिद्धांत की नींव बना। कच्छ का भूकंप एक बड़ी आपदा थी और नरेंद्र मोदी के जीवन में यह शासन का पहला बड़ा अनुभव था। मुख्यमंत्री बनने से पहले ही नरेंद्र मोदी ने कच्छ के पुनर्वास के लिए जन भागीदारी से राहत कार्य शुरू किया। उन्होंने आम जन से धन एकत्र किया, एनजीओज की मदद ली
और समाज के संपन्न लोगों से दान लिया। पुनर्निर्माण के दौरान मोदी ने सरकार से कहा कि इसे जन आंदोलन बनाना चाहिए और भूकंप को एक अवसर में बदलने का विचार दिया। कच्छ में जो 26 जनवरी 2001 में अर्थक्वेक आया था, उस समय बहुत बड़ा पुनः निर्माण का कार्य करने की आवश्यकता थी। मोदी जी ने एक अपील की लोगों को साथ में जुड़ने की, सब साथ में मिलकर पुनः निर्माण का कार्य करें। कई जगह पर, कई गांवों में गांव बसाने के लिए, जनरल सुविधा जैसे कि हॉस्पिटलें बनाने के लिए, स्कूलें बनाने के लिए लोगों ने अपनी जमीन तक दान में दे दी। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने जन भागीदारी और जन आंदोलन को उनके गुजरात का शासन और विकास का आधार बनाया। गुजरात में जो भी योजना या पहल शुरू की गई, उसको सीधे जन तक कैसे पहुंचाएं और उनमें जन भागीदारी को कैसे सुनिश्चित करें, एक मुख्यमंत्री के तौर पर यह उनकी पहली प्राथमिकता थी। 2003 से पहले स्कूल ड्रॉपिंग आउट की समस्या से जूझ रहे गुजरात में शाला प्रवेशोत्सव और कन्या केलवाड़ी जैसी योजनाओं ने शिक्षा में बदलाव की शुरुआत की। नरेंद्र मोदी ने इसे सामूहिक भागीदारी से एक जन आंदोलन बनाया। मोदी का मानना था कि गुजरात का हर बच्चा स्कूल में हो, खासकर बेटियां। उसके लिए उन्होंने शिक्षा को समाज का साझा दायित्व बना दिया। खुद मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी हों या मंत्री, विधायक और अन्य अधिकारी, खुद गांव-गांव गए और पूरे गांव के साथ मिलके बच्चों को स्कूल लेके गए। गुजरात के शिक्षा में यह अभियान एक ऐतिहासिक बदलाव लाया। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि को जन आंदोलन का रूप देने के लिए कृषि रथ और कृषि महोत्सव की शुरुआत की। यह सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं थी, बल्कि लैब से जमीन तक के दृष्टिकोण पर आधारित एक क्रांतिकारी आंदोलन था, जिसने शोध केंद्रों की जानकारी सीधे किसानों तक पहुंचाई। नरेंद्र मोदी की इस पहल से जुड़ के किसानों ने इसे जन आंदोलन बना दिया। किसानों में ये जो अवेयरनेस का एक माहौल खड़ा हुआ था, उसको समझौता देने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए एक प्रकार से कृषि महोत्सव का प्रारंभ किया गया। और उसी में राज्य के वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, सभी यूनिवर्सिटी में काम करने वाले सारे वैज्ञानिक, उन सभी को गांव में भेजने का पहली बार प्रयास हुआ। और इस प्रयास का नतीजा ये हुआ कि किसान सीधे ही अपनी समस्याओं का वैज्ञानिकों के साथ रूबरू मिलके उसकी चर्चा करके उसका समाधान पूछने के लिए उसके मन में भी जिज्ञासा होने लगी। बड़ी योजनाओं से लेकर छोटे प्रयोगों तक नरेंद्र मोदी का लक्ष्य हमेशा उन्हें जन जन से जोड़कर जन आंदोलन बनाना रहा है। वो नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए जनता से शपथ दिलवाते थे, चाहे वो ड्रिप सिंचाई हो, सौर ऊर्जा का उपयोग हो या जैविक खेती। नरेंद्र मोदी ने इन पहलों के जरिए योजनाओं को समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक सीधे पहुंचाया। गुजरात के उमिया माता मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। एक बार जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने हम सबको एक सुझाव दिया कि जिससे किसानों के जल संकट का समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि उमिया माता के समक्ष भक्तों से प्रतिज्ञा करवाई जाए कि वो अपने खेतों में ड्रिप सिंचाई अपनाएंगे। यह विचार एक जन आंदोलन बन गया। उमिया माता के समक्ष 1.5 लाख किसानों ने प्रतिज्ञा ली और अपने खेतों में ड्रिप सिंचाई लागू की। 2010 में शुरू हुआ खेल महाकुंभ शहर से गांव तक खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और गुजरात की छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने का प्रयास था। इस पहल ने जन भागीदारी की शक्ति को दर्शाया। गरीब कल्याण मेला नरेंद्र मोदी के शासन का एक और महत्वपूर्ण कदम बना।
इस पहल ने कल्याण योजनाओं को पुनर्परिभाषित करते हुए लाभ सीधे सबसे गरीब नागरिकों तक पहुंचाया। सरकारी योजना बनती है तो उसी साल वो लोगों तक पहुंच कैसे जाए, इनके लिए गरीब कल्याण मेला का ये उद्भव हुआ। और गरीब कल्याण मेला के कारण जो बिल्कुल आखिरी तबक्के के जो आदमी हैं उनके वहाँ पर ये लाभ मिलता हुआ, और धीरे धीरे जो बिल्कुल बीपीएल लोग थे वो लोअर मिडिल क्लास में आए, लोअर मिडिल क्लास के जो लोग थे वो मिडिल क्लास में आए, और बहुत बड़ी क्रांति इनमें आई। ये पहल नीतियां नहीं, आंदोलन थे जो हर नागरिक को एक स्वच्छ, न्यायपूर्ण और गरिमापूर्ण समाज बनाने की शक्ति का एहसास दिलाते हैं। ये भावना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लोहे के अभियान में भी दिखाई देती है कि मिलकर कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को एकजुट करने का एक प्रयास था। गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसके निर्माण के लिए नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से खेत में इस्तेमाल किए गए लोहे को दान करने का आह्वान किया, जिससे इस अभियान ने नागरिकों में गर्व और अपनापन की भावना को जोड़ा। ये पहल एक जन आंदोलन बन गई, जिसने पूरे भारत को एकजुट कर सामूहिक प्रयासों से सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मानित किया। किसान सारे देश भर में उनके नेता के साथ कैसे जुड़े, तो दो चीज़ों से जुड़े। एक कि अपने खेत में जो औजार वो उपयोग कर रहे उसमें से एक छोटा सा भाग इस कार्यक्रम के लिए, इस कार्य के लिए सरदार साहब के का ये जो स्मारक के लिए वो दान दे। दूसरा ये चाहते थे कि वो सरदार साहब का मूल्यों को भी वो स्मरण करके हमें एक संदेशा दे कि भाई सुराज्य क्या होना चाहिए। तो उन्होंने एक सुराज पत्रिका, सुराज पिटीशन के बेसिस पे हर एक गांव में इसका एक वांछन हुआ, और वो भी हमारे पास, उनके पास से आया। ये पूरा जन आंदोलन का इनका सोच था। गुजरात की इस प्रगति में जन भागीदारी और नवाचार की भूमिका अहम रही है। महात्मा मंदिर से लेकर कई अन्य योजनाओं तक नरेंद्र मोदी ने हर पहल में लोगों को जोड़कर विकास का नया आयाम दिया। महात्मा मंदिर के निर्माण के दौरान नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में बसे गुजराती समुदाय से मिट्टी देने की अपील की। उन्होंने विभिन्न देशों में कलश भेजे, जहां भारतीय मूल के लोग मिट्टी एकत्रित कर गुजरात के विकास में भागीदार बने। He had decided to create this महात्मा मंदिर। उसमें भी उन्होंने जन भागीदारी का बहुत ही अहम हिस्सा किया, बट बहुत ही सिंपल टास्क दी थी उन्होंने कि जापान की मिट्टी और जापान का पानी लेके आओ। और ऐसे दुनिया भर में जहाँ भी जितने भी दूसरे शहर में गुजरातीज रहते थे या ग्लोबली रहते थे, उन्होंने कलश दिया था हर एक को, और जो भी कंट्री से था उसको बोला गया था कि पूरे साल इस कलश को आप घुमाओ एंड देन ब्रिंग इट बैक काइंड ऑफ स्टफ, सो यू टेक दैट अक्रॉस। तो देयर इज अ मैसेज दैट हैपेंस। 2010 में गुजरात के स्वर्ण जयंती के अवसर पर नरेंद्र मोदी ने वांचे गुजरात कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। सार्वजनिक अपीलों से लोगों को एक साथ पढ़ाई के लिए प्रेरित किया गया। एक साथ पढ़े गुजरात अभियान के तहत पूरे राज्य में सामूहिक पढ़ाई की गई, जो एक जन अभियान में बदल गया। यही सोच सार्वजनिक परिवहन तक भी पहुंची, जहां छोटे छोटे कदमों ने जन जीवन को सुविधाजनक बनाया और सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया। गुजरात के वो मुख्यमंत्री थे और स्टेट ट्रांसपोर्ट के बस के किराए उस समय कुछ 25% या 30% उन्होंने कम किए थे। तो 1 जनवरी से अगर वो कम होने हैं तो उस 1 जनवरी के दिन सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक जो जनप्रतिनिधि गुजरात के हैं उन सब ने स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस से यात्रा की, और किराया कम हुआ है तो अभी हम यात्रा कर रहे हैं, ऐसे उस दिन किया। इस कारण जो सरकार निर्णय करती है वो निर्णय लोगों को महसूस होता है, क्योंकि वो जन भागीदारी, जन आंदोलन में उसको परावर्तित करते हैं।
सरदार सरोवर परियोजना को गति देने के लिए नरेंद्र मोदी ने वित्तीय बाधाओं को जन भागीदारी के माध्यम से दूर किया। ये परियोजना, जो गुजरात की जीवन रेखा मानी जाती है, नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने से पहले शुरू हुई थी, लेकिन वित्तीय संकट के कारण इसकी प्रगति बाधित हो रही थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने एक अनूठी रणनीति अपनाई। उन्होंने बॉन्ड धारकों से स्वेच्छा से अपना बॉन्ड समर्पित करने की अपील की, जिससे आवश्यक धनराशि जुटाई गई। इस तरह सरदार सरोवर परियोजना पूरी हुई, जो जन भागीदारी के सिद्धांत का अद्भुत उदाहरण है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जन आंदोलन और जन भागीदारी से विकास के कार्य को आगे बढ़ाते हुए नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य जन स्वच्छता और सफाई को नई पहचान देना था। एक सरकारी पहल के रूप में शुरू हुआ यह मिशन धीरे धीरे जन आंदोलन बन गया। मिशन सिर्फ सुविधाएं देने तक सीमित नहीं रहा, इसने व्यवहारिक परिवर्तन को भी छुआ, जहां भारत के लोगों को सफाई को जीवन शैली के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। गांव से लेकर शहरों तक स्वच्छ भारत एक सांस्कृतिक क्रांति थी, जिसने भारत के सफाई और स्वास्थ्य के प्रति समर्पण को पुनर्परिभाषित किया। – 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने जन धन योजना शुरू की। ये एक ऐसा कदम था जिसने पहली बार करोड़ों भारतीयों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा और उन्हें आर्थिक मुख्यधारा का हिस्सा बनाया। मोदी जी का सपना था कि हर नागरिक का अपना बैंक खाता हो। उन्होंने इसे गरीबों के हक और सम्मान का प्रवेश द्वार बताया। गिव इट अप अभियान मोदी के शासन को जन आंदोलन में बदलने की उनकी दृष्टि का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने लोगों से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की साधारण अपील की। ये अपील निस्वार्थता के एक क्रांतिकारी कदम में बदल गई। Give It Up campaign that was initiated by the Honorable Prime Minister in 2015, that enabled us to contribute towards welfare of the whole Indian consumer. It enabled 1.15 crore consumers to give up their subsidy claims, and that was very important when it contributed towards uplifting the living conditions of the people at large. For example, in the year 23-24, approximately 54 crore rupees were saved in terms of savings that were accrued because of the Give It Up campaign. 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की, जो तकनीक के जरिए हर नागरिक को सशक्त बनाने और डिजिटल दूरी मिटाने का एक जन आंदोलन बन गया। इस पहल ने न सिर्फ तकनीक को घर घर तक पहुंचाया, बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव भी रखी। उनका संदेश था, डिजिटल को अपनाएं, आत्मनिर्भर बने। जनता ने इस आह्वान को स्वीकार किया और ये अभियान जन भागीदारी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। The success of India in tech has been largely due to the vision of our Prime Minister, but also his tremendous experience in making that vision become a people's movement rather than limiting it to government ministers and bureaucrats. Everybody today in India knows what Digital India is, and every Indian has become a digital Nagrik. And that is one of the reasons why India has so successfully transformed. मेक इन इंडिया सिर्फ एक नीति नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे उद्योगों और कारीगरों से अपील की, भारत के लिए बनाओ, भारत में बनाओ और दुनिया में बेचो।
वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत ने लोगों को स्वदेशी उत्पादों के उपयोग और आयात महत्व समझाया। ये पहल भारत को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बनी। देखिए, मेक इन इंडिया शुरू करने के पहले कई बार प्रेजेंटेशन हुए प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने कहा कि इसको अगर करना है तो कई चीज़ें करनी होंगी। पहले तो सारे इंडस्ट्रीज़ को इन्वॉल्व करना होगा, सारे एसोसिएशंस को इन्वॉल्व करना होगा, एमएसएमई को इन्वॉल्व करना होगा, आपको जो हमारा पेटेंट ऑफिस है उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और ग्रास रूट लेवल से आप मोमेंटम शुरू करिए। तो उस पर बड़ी मेहनत हुई हम लोग को। सारे रूल्स रेगुलेशन हटाए गए। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 145 रैंक पे थे, हमने करीब 80 रैंक जंप किया तुरंत। तो ये सब जन आंदोलन की वजह से हुआ। ये सारे के सारे जो बदलाव आए ये जन आंदोलन बनाने की वजह से हुए, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो कह रहा था उसकी सुनाई हुई, सुनाई के बाद कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम के बाद ये देखिए बदलाव आते चले गए। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किया गया माय गव शासन में क्रांति लेकर आया, जो नागरिकों और सरकार के बीच सीधे संवाद का माध्यम बना। इस प्लेटफॉर्म ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सहभागी शासन को संभव बनाया। मन की बात सिर्फ एक रेडियो कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनता से सीधा संवाद करने और उनकी समस्याओं को साझा करने का मंच बना। डिजिटल हो या रेडियो, मोदी जी का सपना एक ऐसा भारत है जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाए और वो राष्ट्र निर्माण में योगदान दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया अभियान को एक जन आंदोलन बनाया ताकि हर भारतीय अपनी सेहत को प्राथमिकता दे। उनकी अपील थी, खुद को फिट रखो, स्वस्थ रहो। स्कूलों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित गतिविधियों ने हर उम्र और वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया और फिटनेस को एक जीवन शैली बना दिया। इससे पहले किसी ही कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने फिटनेस को इतना प्रमोट नहीं किया था जितना कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने करा। फिट इंडिया मूवमेंट से थ्रू सोशल मीडिया एंड थ्रू द प्रमोशन ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर हमारी कंट्री में एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आया और ये एक मूवमेंट से एक जन आंदोलन बन गया जिससे हमारी कंट्री फिट इंडिया की तरफ बढ़ गई। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। ये दिन सिर्फ स्वास्थ्य का उत्सव नहीं, बल्कि वैश्विक एकता का प्रतीक बना। हर साल लाखों लोग योग अपनाकर शांति और सेहत का संदेश देते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अनूठे प्रयासों से इस लड़ाई को जन आंदोलन का रूप दिया, जिससे लोगों के मन से भय दूर हुआ और घरों में रह रही जनता में सजगता और आत्मविश्वास पैदा हुआ। कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रयासों को जन आंदोलन में बदल दिया। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में वैश्विक महामारी के समय भी लोगों को अद्भुत तरीके से मोटिवेट किया। जहां जनता कर्फ्यू, थाली बजाने और दीप जलाने जैसे प्रयासों ने डर को साहस में बदल दिया। इस भावना ने आजादी के अमृत महोत्सव को राष्ट्रीय एकता और जन सहभागिता का प्रतीक बना दिया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया, जिससे देश के हर कोने में तिरंगा लहराया गया। राष्ट्रगान नामक एक हमने कार्यक्रम किया। उसमें यह था कि 15 अगस्त 2021 को इस कार्यक्रम को हमने आरंभ किया कि हर व्यक्ति राष्ट्रगान गाएगा या राष्ट्रगान की कुछ पंक्तियां गाएगा और अपना उसको एक सेल्फी लेके अपलोड करेगा। उसके लिए एक वेबसाइट बनाई गई। इसी भावना के तहत हमने 2022 तक हर घर तिरंगा की कल्पना करी। हर घर तिरंगा में भी हमने राष्ट्र का एक प्रतीक लिया जो हमारा तिरंगा है। और इस बार तो हमें अप्रत्याशित जन भागीदारी प्राप्त हुई। लगभग हर घर ने अपने घर पर तिरंगा फहराया। 6-7 करोड़ सेल्फीज हमारी वेबसाइट पे अपलोड हुई और पूरे देश में एक जश्न का माहौल केवल एक तिरंगे ने बना के रख दिया।
इस अभियान में 6 करोड़ से अधिक लोगों ने तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे साझा किया। तिरंगे की बढ़ती मांग को अवसर में बदलते हुए नए नियम बनाए गए, जिससे स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को रोजगार मिला। इस महाअभियान ने देश के हर नागरिक को जोड़ा और पूरे भारत में राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को मजबूत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक पेड़ मां के नाम आंदोलन शुरू किया, जिसमें हर नागरिक से एक पेड़ लगाने की अपील की। यह अभियान जन जागृति बना, जहां हर घर, स्कूल और समुदाय ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। ये पहल सिर्फ हरियाली नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी की भावना भी बढ़ा रही है, जिसका असर आने वाली पीढ़ियों तक महसूस होगा। राम मंदिर का निर्माण एक जन आंदोलन का प्रतीक है, जो पूरे विश्व में लाखों लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं से प्रेरित है। राम मंदिर के लिए दशकों से जनता का प्रयास और संघर्ष जारी रहा। 90 के दशक की शुरुआत में नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के पक्ष में हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिससे लाखों लोग इस लक्ष्य से जुड़े। बाद में लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में निकली राम रथ यात्रा में नरेंद्र मोदी ने गुजरात में समन्वय की जिम्मेदारी संभाली और इसे एक बड़े जन आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने जो उस समय कहा कि समाज का ये मंदिर है, समाज के सहयोग से ये मंदिर बनना चाहिए। आज जो करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपने सहयोग प्रदान किए हैं, गरीब ने भी किया है, ठेले वाले ने भी किया है, छोटे जो यहाँ आकर के सहयोग नहीं करता था, उसने लोगों के माध्यम से अपना सहयोग पहुँचाया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया। इसलिए पूरा देश इसके साथ जुड़ा है। G20, जो पहले सिर्फ कूटनीतिक बैठकों तक सीमित था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जन भागीदारी का उत्सव बन गया। उन्होंने इसे सिर्फ दिल्ली तक न रखकर देश भर में आयोजित किया, ताकि हर भारतीय इसका हिस्सा बन सके। नरेंद्र मोदी का मानना है कि जब जनता जुड़ती है तो आयोजन का महत्व बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनशक्ति को सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व के कल्याण का माध्यम बताते हुए कई पहल का आह्वान किया। जैसे उन्होंने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान के तहत विश्व के सभी देशों के लोगों से अनुरोध किया कि पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को अपनाएं, और उन्होंने पूरे विश्व से प्लास्टिक मुक्त का आह्वान किया। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफस्टाइल का एक मास मूवमेंट बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड वन हेल्थ मिशन, वन सन वन वर्ल्ड जैसे अभियानों का नेतृत्व किया। स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए पूरे मानवता को एक साथ आने का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ऐसी पहल है जिसने पूरे विश्व में योग के माध्यम से शांति और समग्र स्वास्थ्य का संदेश फैलाया है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मजबूत करते हुए नरेंद्र मोदी जन भागीदारी की अपार शक्ति से एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर वैश्विक नेता तक नरेंद्र मोदी का जनशक्ति में अटूट विश्वास उनकी हर पहल में स्पष्ट झलकता है। इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने विकसित भारत के लक्ष्य को एक जन आंदोलन का रूप देने का संकल्प लिया। जब पूरा देश एकजुट होकर इस दिशा में आगे बढ़ेगा तो जनशक्ति ही हमारे समृद्ध और उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बनेगी।